यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, डेट इज फॉर द कंपनी अकाउंट्स के नाम से, जिसके अंदर बेसिकली हमने जो है वो पढ़ा इश्यू ऑफ शेयर के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा फॉरफीचर के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के बारे में, और इसी में एक टॉपिक आता है जो है प्रेफरेंस शेयर का। अब चाहे नेट में बात कर लो चाहे एचपीएससी में बात कर लो, ये ना मेंशन नहीं है प्रेफरेंस शेयर के लिए, वहां पे लिखा हुआ है इश्यू ऑफ शेयर। तो इश्यू ऑफ शेयर में दोनों ही शेयर आ जाएंगे, आपके इक्विटी भी आ जाएगा और साथ में आपका जो है प्रेफरेंस भी आ जाएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक है, एक लेक्चर जो है हम लोग लगाएंगे, ताकि अगर मान लो कल को अगर इसका क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम के अंदर तो अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो टॉपिक जो आज की क्लास हम कवर करने वाले हैं वो है दो टॉपिक, एक तो है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और एक हम पढ़ेंगे बोनस शेयर के बारे में। तो वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, थोड़ा सा अपने को वो भी देखना पड़ेगा। ओके जी, अब एक बात देखिएगा, आपको मालूम है कि हमारा जो शेयर्स हैं, मतलब कंपनी की जो कैपिटल है, उसको हम दो पार्ट में, हम ना छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और हर छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या शेयर बोलते हैं। तो कंपनी का पूरा जो कैपिटल है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और हर इक्वल पार्ट्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। अब कंपनी के शेयर जो है वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जी आपका इक्विटी, एक होता है आपका प्रेफरेंस। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। एक प्रेफरेंशियल राइट तो ये, दो प्रेफरेंशियल राइट है किसके मुकाबले में, इक्विटी के मुकाबले में। पहला प्रेफरेंशियल राइट तो ये होता है कि जब कभी भी डिविडेंड डिक्लेरेशन की बात आएगी, हर साल कंपनी जो है वो ईयर एंड पर क्या करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी अपने शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। तो जब कभी भी डिविडेंड डिक्लेरेशन की बात आएगी तो पहले डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा किसको, प्रेफरेंस वाले को। प्रेफरेंस को डिविडेंड पेमेंट करने के बाद में फिर डिविडेंड दिया जाता है किसको, इक्विटी वाले को। और दूसरा प्रेफरेंशियल राइट जो इनके पास में होता है वो ये होता है कि अगर कंपनी, मान लो बाई चांस अगर कैसा हुआ, कंपनी लिक्विडेशन स्टेज पे चली गई, कंपनी जो है कंपनी का दिवालिया निकल गया और कंपनी जो है अब क्या हो रही है, बंद हो रही है। तो जब कैपिटल रीपेमेंट की बात आएगी, अब जब कंपनी डिसोल्व कर रहे हो तो क्या करेंगे, सारी एसेट को बेचेंगे, सारी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, और एट द एंड में जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करके उनको पेमेंट करेंगे। तो यहां पे उनको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको दूसरा प्रेफरेंशियल राइट ये होता है कि जब भी कैपिटल रीपेमेंट की बात आएगी तो पहले कैपिटल, इक्विटी से पहले जो है वो कैपिटल मिलती है किसको, प्रेफरेंस शेयर को। ओके जी, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक होता है आपका इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस अगर हम बात करें अपने इंडिया की, अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट मींस इंडिया में अगर किसी भी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को अगर इशू किया, अगर इंडिया में किसी भी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को इशू किया तो उन प्रेफरेंस शेयर्स को आपको जो है वो उनको रीपेमेंट करना पड़ेगा, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपको रीपे करना पड़ेगा, नॉट एट द इवेंट ऑफ द वाइंड अप, ठीक है जी। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया में जो भी प्रेफरेंस शेयर है वो सारे रिडीमेबल नेचर के, जी बिल्कुल रिडीमेबल है। तो क्या सर उनका कोई टाइम पीरियड भी है? यस, उनका एक टाइम पीरियड है कि आप मैक्सिमम, कोई भी कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करके कैपिटल रेज करना चाहती है तो वो मैक्सिमम 20 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर को जो है वो इशू कर सकती है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज हैं, जो कंपनी एंगेज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज के अंदर, तो उसके लिए ये बोल दिया, सेबी ने उनके लिए गाइडेंस इशू किया और ये बोल दिया अगर कोई भी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज के अंदर एंगेज है तो वो मैक्सिमम 30 साल के लिए जो है प्रेफरेंस शेयर को जो है वो इशू कर सकती है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर प्रेफरेंस शेयर को क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो, तो उनका रिडम्पशन भी आपको करना पड़ेगा। इशू की वो सिंपल सी एंट्री है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मिलेगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी परसेंटेज है, जो भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन पे कूपन रेट जो है पहले से लिखा होता है, लाइक 10%, लाइक 11%। वो 10% या 11% जो वो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि इस प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आपको इतना डिविडेंड जो है वो मिलेगा, ठीक है ना। तो वो जो रेट होता है वो इंडिकेट करता है, वो जो कूपन रेट बोलते हैं उसको, वो रेट इंडिकेट करता है किसको, उस रेट को जो उस प्रेफरेंस शेयर के ऊपर अपने को डिविडेंड के तौर पे मिलेगा, ठीक है ना जी। अब क्वेश्चन जो है वो निकल के ये आता है कि जो भी आपके प्रेफरेंस शेयर जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी को एज इक्वल टू द इक्विटी वो सब पैसा मिलता है। जैसे इक्विटी के अंदर हम क्या करते थे, पहले एप्लीकेशन था, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सेम इन द केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। तो उसके ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अलग से अपने को माइंड लगाना पड़ेगा। वही 8 एंट्री है। सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो 10% है तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट। फिर उसके बाद में क्या होगा, जो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पे, कैपिटल में। हम नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां क्या होगा, शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू करते थे तो नॉर्मल एंट्री क्या करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर पैसा मिलता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां पे क्या होगा, शेयर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर पैसा मिलेगा।
क्या एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसी तरीके से फर्स्ट कॉल, उसी तरीके से सेकंड कॉल। मेन जो चीज आ रही है वो है इनका रीपेमेंट का। प्रेफरेंस शेयर वालों को जब हम प्रेफरेंस शेयर के तौर पे आपने जो पैसा इकट्ठा किया, जब आप उस पैसे को क्या करते हो, वापिस करते हो, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। तो आज की क्लास में हमको जो है वो पढ़ना है रिडम्पशन के बारे में, कि प्रेफरेंस शेयर को हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। बोले तो प्रेफरेंस शेयर पे जो कैपिटल आपने रेज करी है, प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करके जो कैपिटल आपने इकट्ठी करी है, उसको हम क्या करने वाले हैं, रिडीम करने वाले, उसको हम वापस करने वाले हैं। तो उसी के बारे में अपने को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आइए थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, ध्यान दो एक बार। देखो जी, अगर बात करते हैं इश्यू प्रेफरेंस शेयर का, किसकी बात करें, इश्यू प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर के इश्यू जो है वो दो, आप इंडिया में जो है जनरली हम लोग ये बोलते हैं, कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली हम ये बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जो है हम दो तरह के प्रेफरेंस शेयर आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा इरिडीमेबल, एक मिलेगा रिडीमेबल। इरिडीमेबल वो प्रेफरेंस शेयर है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम के अंदर जिनको पैसा रीपे नहीं करती है। मतलब अगर आपने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके पैसा इकट्ठा कर लिया, तो आप इनको तब तक पेमेंट नहीं करोगे वापस जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो जाए। तो इनको पेमेंट कब मिलती है, एट द इवेंट ऑफ द वाइंड अप। बट मैंने आपको बोल दिया, इंडिया के अंदर सेबी ने क्या कर दिया, मनाही कर दिया, और इंडिया में सेबी ने क्या बोल दिया कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है उनका इश्यू इंडिया के अंदर अलाउड ही नहीं है। तो पहली बात तो ये आगे यहां पे ध्यान देना कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है नॉट अलाउड इन इंडिया, मतलब आप इसके इशू को जो है इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। तो आप इंडिया में अगर आप कोई भी आप कंपनी हो और अगर आप चाहते हो कि हम प्रेफरेंस शेयर के तौर पे पैसा इकट्ठा करें, तो आप ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकते हो। इरिडीमेबल नेचर के प्रेफरेंस शेयर को आप इंडिया के अंदर इशू नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। अब बात आती है रिडीमेबल का। क्या कोई कंपनी जो है वो रिडीमेबल नेचर के प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकती है? द आंसर इज यस, वो कर सकती है। ओके, अब लेकिन उसके लिए मैक्सिमम पीरियड है। पहली बात तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी ने इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर इशू करके कंपनी ने पैसे इकट्ठा किया, और ये प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी ने इशू किए जो रिडीमेबल नेचर के, इनको कुछ समय के बाद हम लोग जो है वो क्या कर देंगे, रीपे कर देंगे। रिडीमेबल का मतलब यहां पे जो है वो क्या है, इनका पैसा हम कुछ समय के बाद में क्या कर देंगे, रीपे कर देंगे। अब क्वेश्चन ये कितने समय तक, कितने दिनों में कर देंगे? तो मैक्सिमम पीरियड जो है वो कितना है, 20 साल। 20 साल में तो इनका सारा पैसा अपने को रीपे करना पड़ेगा। लिखा हुआ है अलाउड है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इंडिया के अंदर इशू करना जो है वो क्या है, अलाउड है, बट इट कैन बी रिडीम विद इन 20 ईयर्स। लेकिन इनको हम 20 सालों के अंदर अंदर जो है वो क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। 20 सालों में क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। बट इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है वो कौन सी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो इट कैन इशू प्रेफरेंस शेयर फॉर मैक्सिमम 30 है। तो आप जो है प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकते हो कितने सालों के लिए, 30 सालों के लिए। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए आपके पास बहुत सारे साधन है। जो कंपनीज की अगर मैं बात करता हूं, तो कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर सोर्सेज ऑफ कैपिटल की अगर बात करता हूं, सोर्सेज ऑफ कैपिटल का, तो उसके अंदर कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर जारी करके भी जो है वो पैसे इकट्ठा करती है, कंपनी डिबेंचर को इशू करके भी पैसे इकट्ठा करती है, और कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर को भी इशू करके पैसे इकट्ठा करती है। अब क्वेश्चन ये है, प्रेफरेंस शेयर को इशू करके अगर आपने पैसे इकट्ठा कर लिया, तो कुछ समय के बाद आपको इनको क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैंने आपको बता दिया रिडीमेबल के भी इरिडीमेबल। तो इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आप इशू नहीं कर सकते, इंडिया में ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आप इशू करोगे, और उनका जो मैक्सिमम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा, 20 साल, ठीक है जी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए जो है वो पीरियड कितना कर दिया, 30 साल है। इसका मतलब अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर क्या करेगी, इशू करेगी, अगर कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे इकट्ठा करेगी, प्रेफरेंस शेयर इशू करके कैपिटल रेज करेगी या पैसे इकट्ठा करेगी, तो उस कैपिटल को वापस करने को रिडम्पशन कहा जाता है। तो जो कैपिटल आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करके आपने इकट्ठा किया था, उसको जब आप क्या करेंगे, वापस करेंगे, उसी को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, रिडम्पशन। क्या बोलेंगे, रिडम्पशन, ठीक है जी। अब आइए थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, इसकी ये जो टॉपिक है अपने बुक के अंदर, जो आपको मैंने बुक प्रोवाइड किया हुआ है, अकाउंट्स का जो बुक है ना अपना, इसके अंदर ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो इसकी मैं पीडीएफ जो है अपने पेड जो टेलीग्राम पे अपना ग्रुप है वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। चलो जी, शुरुआत करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, रिटर्न करना। क्या करना, रिटर्न करना, बोले तो वापस करना। क्या करना, वापस करना। शेयर मनी, शेयर इशू करके जो पैसा मिला था उसको क्या करना, वापस करना। किसको, टू शेयर होल्डर। कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कोई भी कंपनी जो है वो इरिडीमेबल नेचर की प्रेफरेंस शेयर को कभी भी इशू नहीं कर सकती है। ये ऐसे शेयर को विच कैन बी रिडीम बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 20 ईयर। तो आप ना तो इरिडीमेबल नेचर के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते और ना ही आप कोई ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते जो रिडीम होंगे 20 साल के बाद। इसका मतलब आप जो प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे उनका मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड जो है वो कितना रहेगा,
20 ईयर। हाउएवर एज पर द कंपनी एक्ट 2013 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, लेकिन ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को जो है वो क्या छूट दिया हुआ है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इनकी जो है वो क्या एक्सेप्शन है, और उनको जो टाइम पीरियड दिया वो मैक्सिमम कितना दिया 30 साल। तो क्या बोल दिया, हाउएवर एज पर द कंपनी एक्ट 2013 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर बियॉन्ड 20 ईयर। तो 20 साल के बाद भी ये प्रेफरेंस शेयर इशू, मतलब ये प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं जिनका रिडम्पशन पीरियड 20 साल के बाद भी होगा, बट नॉट बियॉन्ड 30 ईयर, लेकिन 30 साल से ज्यादा नहीं होगा। एंड इन केस, और इस केस के अंदर कंपनी मस्ट रिडीम मिनिमम 10% ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर एवरी ईयर लेटेस्ट फ्रॉम द 21st ईयर। तो इस केस में अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसने अगर प्रेफरेंस शेयर 30 साल के लिए इशू कर दिए तो ऐसी कंपनी को 20 साल के बाद हर साल 10% कैपिटल जो है वो रिडीम करना पड़ेगा। तो 30 साल के लिए अगर इशू किया तो 20 साल तक तो कुछ भी वापस मत करो, 21वें साल आप 10% करोगे, 22वें साल फिर 10, फिर 23वें साल फिर 10, ऐसा करते हुए 30 साल में आप पूरा का पूरा 100% पैसा जो वापस कर दोगे। आगे कंपनी एक्ट 2013 जो है इट लेड डाउन सर्टेन कंडीशन। कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन नंबर 55 इनकॉर्पोरेट किया गया, सेक्शन नंबर 55 जो है वो डाला गया, और उसमें प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन से रिलेटेड कुछ जो है वो कंडीशंस इंपोज की गई है। वो कंडीशन एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, अपने को पढ़ के जाना है। तो क्या बोलते हैं, कंपनी एक्ट 2013 लेड डाउन सर्टेन कंडीशन अंडर सेक्शन 55 विच मस्ट बी फुलफिल, जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा टू मेक द रिडम्पशन वैलिड। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन को वैलिड करना है तो कुछ कंडीशंस कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 55 में इंपोज की गई है, वो कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। क्या है, सबसे पहली कंडीशन है फुली पेड। कोई भी प्रेफरेंस शेयर आप तब तक रिडीम नहीं कर सकते अगर वो फुली पेड नहीं है। जैसे अगर कोई प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का था और इस पे आपने 80 रुपए मंगा रखे थे और 20 रुपए अभी जो है वो क्या थे, अनकोल्ड थे। क्या थे, अनकोल्ड थे। तो आप इस प्रेफरेंस शेयर को तब तक जो है रिडीम नहीं कर सकते जब तक ये फुली पेड ना हो जाए। तो पहले आपको 20 रुपए मंगाना पड़ेगा, फिर आप इसका क्या करोगे, रिडेम्पशन करोगे। तो बोलते हैं नो प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम अनलेस दे आर फुली पेड। इट हैज बीन मेड कंपल्सरी, सेक्शन 55 के अंदर इसको कंपल्सरी कर दिया कि पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर बी ऑलवेज मेड फुली पेड। पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर को पहले क्या बनाओगे, फुली पेड बनाओगे बिफोर रिडम्पशन टेक प्लेस। तो पहली कंडीशन क्या है, सिर्फ उन्हीं प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम करोगे जो क्या है, फुली पेड है। पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम नहीं कर सकते। अगर पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है तो पहले उसको क्या बनाना पड़ेगा, फुली पेड करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। सेकंड, आप जब रिडम्पशन करोगे तो रिडम्पशन दो तरीके से कर सकते हो। जो पैसा आप उनको वापस करोगे वो दो तरीके से है, या तो होगा आउट ऑफ प्रॉफिट में से, या तो क्या होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट में से, या होगा आउट ऑफ प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ द फ्रेश शेयर। या तो आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है, जो रिजर्व आपके पास पड़े थे, उनको आप यूज करोगे पेमेंट करने में, या फिर पेमेंट करने के लिए आप जो है वो क्या करने वाले हो, नए इक्विटी शेयर इशू करोगे, वहां से जो पैसा आएगा उस पैसे को दोगे किसको, प्रेफरेंस वालों को। तो क्या बोलते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट और न्यू इशू। सच शेयर कैन बी रिडीम ईदर, ये जो शेयर है, जो आपके प्रेफरेंस शेयर है, इनको आप रिडीम करोगे दो तरीके से। पहला, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। कंपनी के पास जो प्रॉफिट पड़ा है जिसको कंपनी यूज कर सकती थी डिविडेंड का डिक्लेरेशन करने में, उस प्रॉफिट को यूज करके आप जो है प्रेफरेंस शेयर को जो है वो क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। पहला तरीका क्या तरीका है कि जो प्रॉफिट, जो रिजर्व आपके पास में पड़े थे, ध्यान देना, जो प्रॉफिट या जो रिजर्व आपके पास में पड़े थे जिसको आप यूज कर सकते थे डिविडेंड को डिक्लेयर करने में, उस पैसे को आप यूज कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में। और दूसरा तरीका क्या है, आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। या फिर रिडम्पशन करने के लिए आपको अगर पैसा चाहिए और आपके पास में रिजर्व नहीं पड़े तो आप नए इक्विटी शेयर जारी करोगे, वहां नए इक्विटी शेयर इशू करके जो पैसा आएगा उस पैसे को आप यूज करोगे प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करने में। बोथ द सोर्सेज कैन बी यूज साइमल्टेनियसली, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोर्स को एक साथ यूज करो। लाइक आपके 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर थे, ठीक है, अब आपके पास जो है वो 20,000 के तो जो है वो क्या पड़े थे, रिजर्व पड़े थे, तो आप 20 के तो रिजर्व यूज कर लोगे और रिमेनिंग 80 को जो है वो आप क्या कर दोगे, इसके लिए फ्रेश शेयर जो है वो आप इशू कर दोगे। तो क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन बोथ सोर्सेज कैन बी यूज साइमल्टेनियसली, दैट इज अ पार्ट ऑफ द अमाउंट नीडेड फॉर रिडम्पशन मे बी कलेक्टेड। एक पार्ट जो है, जो आपको चाहिए रिडम्पशन के लिए, उसका भी इकट्ठा कर सकते हो आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर एंड द बैलेंस बाय यूजिंग द प्रॉफिट दैट वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। और बाकी पैसा जो है वो आप रिजर्व के तौर पे जो आपके पास में पैसा पड़ा था उसका आप यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट जो है वो है सीआरआर। जब कभी भी शेयर को रिडीम किया जाएगा आउट ऑफ प्रॉफिट में से, मतलब जो
रिजर्व आपके पास में पड़े थे, जो पैसा आपके पास में पड़ा था ऑलरेडी, जिसको आप यूज कर सकते थे इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड के तौर पे पेमेंट करने में, अगर आपने उस पैसे को इस्तेमाल कर लिया रिडम्पशन पर्पस के लिए, तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, वो जितना भी पैसा है उसको डालना पड़ेगा एक अकाउंट में, जिसको बोलते हैं सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो क्या बोलते हैं, व्हेन शेयर आर रिडीम, अगर आपने शेयर को रिडीम किया आउट ऑफ प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, अगर आपने शेयर को जो है वो क्या किया, रिडीम किया उस प्रॉफिट में से जो अवेलेबल था किसके लिए, डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, ए सम ए अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रेफरेंस शेयर रिडीम्ड मस्ट बी ट्रांसफर टू द रिजर्व अकाउंट, जिसको बोलते हैं सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये जो प्रोविजन है इज मेड विद व्यू टू प्रिवेंट द प्रॉफिट फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस सच एज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक्सेट्रा। ये इसलिए करते हैं क्योंकि उस पैसे को अब हम डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उस पैसे को हमने इस्तेमाल कर लिया कहां पे, उस पैसे को हमने जो है वो यूज कर लिया किसके लिए, कैपिटल को रिडीम करने के लिए। हाउएवर सीआरआर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अभी बोनस शेयर करेंगे पढ़ेंगे तो वहां पे इस पॉइंट को ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऐसे कौन से रिजर्व हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, रिडम्पशन के लिए, तो वो कौन से होंगे, जो फ्री है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहां पे रिजर्व की दो कैटेगरी है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। द फॉलोइंग टेबल गिव द प्रॉफिट which are available for dividend and which are not available for the dividend। तो ए नंबर पे कौन सा आएगा, वो सारे प्रॉफिट या वो सारे रिजर्व जो अवेलेबल है किसके लिए, डिविडेंड के लिए, ठीक है। तो इनको आप यूज कर सकते हो सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए, और इस पैसे को आप यूज कर सकते हैं क्या करने में, ये जो पैसा है इस पैसे को आप यूज कर सकते हैं क्या करने में, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में, ठीक है। तो वो कौन कौन से है, देखो लिखा भी हुआ है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अलाउड फ्रॉम दीज प्रॉफिट। पहला, सरप्लस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट, पी&एल अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया, इंश्योरेंस फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड हो गया, वॉलंटरी डिवेंचर रिडम्पशन फंड हो गया। ये सब वो अमाउंट है जिसको आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। मतलब ये अमाउंट आपके लिए फ्री पड़ा था जिसको यूज करके आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे थे, मतलब इनमें से आप डिविडेंड डिक्लेरेशन करते और इसी पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हो क्या करने में, अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में। लेकिन इसके अलावा कुछ रिजर्व ऐसे हैं जिसको हम डिविडेंड के तौर पे यूज नहीं कर सकते, मतलब जिनको हम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, दैट मींस उसको हम प्रेफरेंस शेयर वालों को पेमेंट करने में भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, प्रॉफिट विच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज नॉट अलाउड फ्रॉम दीज प्रॉफिट। पहला, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व हो गया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो गया, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हो गया, या डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हो गया। ये वो प्रॉफिट है जिसको हम यूज नहीं कर सकते डिविडेंड को डिक्लेयर करने में। तो अगर डिविडेंड डिक्लेरेशन में इसको यूज नहीं कर सकते तो इसका मतलब इस प्रॉफिट से हम लोग जो है वो प्रेफरेंस शेयर को जो है वो रिडीम भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे कुछ नोट दे रखा है, थोड़ा देख लीजिएगा। एज लॉन्ग एज देयर इज ए बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट, अगर मान लो पी&एल अकाउंट के अंदर अगर कोई बैलेंस पड़ा है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, तो सबसे पहले उसी को यूज करना है किसी भी रिजर्व को यूज करने से पहले। तो क्या बोलते हैं, देखो जैसे ऊपर यहां पे है, सबसे पहले नंबर पे है सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट पी&एल अकाउंट, अगर नहीं पड़ा तो जनरल रिजर्व यूज कर लो, रिजर्व फंड यूज कर लो। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर कभी भी आपके पास में क्या है, एज लॉन्ग एज देयर इज ए बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू यूज द जनरल रिजर्व और अदर डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ रिडीमिंग द प्रेफरेंस शेयर। दैट मींस कि अगर आपके पास में पी&एल अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस पड़ा है तो आप रिडम्पशन के लिए उसी बैलेंस को सबसे पहले जो है वो क्या करोगे, यूज करोगे। ओके जी सर, तो ये तीन कंडीशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चौथी कंडीशन जो है वो क्या है, द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय द कंपनी शैल बी टेकन एज रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ऑथराइज कैपिटल जो है वो भी क्या होगी, कम हो गया। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, वो मैक्सिमम कैपिटल जिसको जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम के अंदर जो है जिनके शेयर इशू कर सकती है। तो अगर आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ऑथराइज कैपिटल भी कम हो गई है। तो क्या है, द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय द कंपनी शैल नॉट बी टेकन एज रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इसीलिए द शेयर सो रिडीम, जो शेयर आपने रिडीम किए शैल रिमेन पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। तो जो शेयर आपने रिडीम कर दिए वो क्या माने जाएंगे, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का पार्ट माने जाएंगे इन द बैलेंस शीट, एंड द कंपनी शैल हैव द पावर टू इशू अप टू द नॉमिनल अमाउंट द शेयर रिडीम। और कंपनी के पास में पावर है कि वो जितना शेयर कंपनी ने क्या करें, रिडीम करें, उतने तक के नए फ्रेश इशू ऑफ शेयर जो है वो इशू कर सकती है। ठीक है, आगे, इफ न्यू शेयर आर इशू फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, अगर रिडम्पशन करने के लिए आपने नए शेयर पहले इशू कर दिए, ठीक है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड इंक्रीज ऑफ कैपिटल, तो उसको इंक्रीज इन कैपिटल नहीं माना जाएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी रिडीम विद इन 1 मंथ ऑफ द इश्यू ऑफ न्यू शेयर।
क्यों? क्योंकि अगर आपने नए शेयर इशू कर दिए, क्या करने के लिए? एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, तो जो नए शेयर इशू करे इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कैपिटल जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज, क्योंकि वो पैसे को अब आप यूज करने वाले हो, इधर से कैपिटल बढ़ गया, इधर से कैपिटल क्या हो गया? कम हो गया। तो क्या बोलते हैं, अगर नए शेयर को आपने क्या कर दिया? इशू कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंक्रीज ऑफ कैपिटल, तो उसको इंक्रीज ऑफ कैपिटल नहीं माना जाएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी रिडीम विद इन 1 month फॉर द इशू ऑफ न्यू शेयर। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है, जिस दिन आपने नए शेयर इशू करे हैं, नए शेयर क्यों इशू किए थे? एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। तो जिस दिन नए शेयर को इशू करके आपके पास पैसा आ गया, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दोगे। आगे, अगर शेयर को रिडीम करना है किस पे? प्रीमियम पर। अगर जो शेयर्स हैं, जो प्रेफरेंस शेयर है, उनको अगर रिडीम करना है किस पे? प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपए वाला जो शेयर था उसको 110 रुपए देना है, तो इट इज डिजायरेबल कि हम प्रोवाइड करेंगे प्रीमियम। अब 110 देना है, तो 100 तो हो गया किसका? कैपिटल का, और 10 रुपए हो गया किसका? प्रीमियम का। तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट है 10 रुपया, इस प्रीमियम के अमाउंट को हम कहां से लेंगे? फर्स्ट आउट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड द बैलेंस आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। दोबारा पढ़े, अगर शेयर को रिडीम किया एट प्रीमियम पे, अगर आपके पास जो शेयर्स हैं, अगर आपने उनको रिडीम किया किस पे? प्रीमियम पे, देन इट इज डिजायरेबल। तो ये डिजायरेबल है कि हम प्रोवाइड करेंगे सच प्रीमियम फर्स्ट आउट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कहां से लोगे? अब ये प्रीमियम पेमेंट करने के लिए जो पैसा चाहिए, ये कहां से लोगे? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पड़ा वहां से ले लेंगे, और अगर नहीं पड़ा तो भैया कंपनी में जो प्रॉफिट्स पड़े उनको यूज कर लेंगे। आगे, आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जब प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम कर दें, तो कंपनी जो है ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगी रजिस्ट्रार को कितने? 30 दिनों में, और कंपनी बताएगी, रजिस्ट्रार को बता देगी कि ये प्रेफरेंस शेयर थे और हमने इनको रिडीम कर दिया है। तो रिडम्पशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा किसको? रजिस्ट्रार को। एंड लास्ट, रिडम्पशन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड बाय इशूइंग डिबेंचर। नए इक्विटी शेयर जारी करके पैसे नए इक्विटी शेयर इशू करके पैसे इकट्ठा करके आप एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हो, लेकिन डिबेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा करके, डिबेंचर इशू करके पैसा जो आपने इकट्ठा किया उसको आप यूज नहीं कर सकते रिडम्पशन करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि डिबेंचर में फिक्स चार्ज है, डिबेंचर में फिक्स इंटरेस्ट पे करना है और प्रेफरेंस में भी कर दे, तो फिर फायदा ही क्या हुआ? तो ये बात ध्यान रखना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम बाय इशूइंग डिबेंचर। डिबेंचर को इशू करके आप कभी भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को जो है वो इशू नहीं कर उनको रिडीम नहीं कर सकते हो। अच्छा जी, एक बार मैं ये देख लो जो पॉइंट्स हमने पढ़े वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो तो क्या था कि फुली पेड, जो भी प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करोगे वो कैसे होने चाहिए? फुली पेड। पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर नहीं सकते। दूसरा, जो रिडम्पशन होगा या तो होगा आउट ऑफ प्रॉफिट में से, या होगा आउट ऑफ न्यू बाय इशू ऑफ द न्यू शेयर। नए शेयर इशू करके पैसा जो आएगा उससे यूज कर सकते हो, या जो एग्जिस्टिंग आपके पास में प्रॉफिट्स पड़े उनको यूज कर सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान रहे, क्या कौन से प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं? सिर्फ वो जो फ्री प्रॉफिट हमारे पास पड़े जिनको हम इस्तेमाल कर सकते थे डिविडेंड का डिक्लेरेशन करने में, उन्हीं प्रॉफिट्स को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर जो भी जब भी आप क्या करोगे, अगर रिडम्पशन कर रहे हो आउट ऑफ प्रॉफिट में से, तो रिजर्व को आप क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो अगर, तो जो भी रिजर्व आपने ले लिए उन रिजर्व को अब डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? सीआरआर में। ठीक है जी। इसके बाद में अब कौन कौन से प्रॉफिट है ये देख लेना। ये वो प्रॉफिट है जो फ्री पड़े होते हैं किसके लिए? डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए। तो इनको हम यूज कर सकते हैं क्या करने में? प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में। और ये जो प्रॉफिट्स है इनको हम यूज नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर मान लीजिए आपके पास जो फ्री रिजर्व पड़े हैं उनके अंदर P&L का बैलेंस है, तो सबसे पहले P&L के बैलेंस को यूज करना है। उसके अलावा अगर कमी रह गई है तो बाकी रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, इनको आप यूज कर सकते हो। आगे, रिडम्पशन जो है, अगर आपने जो है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल भी कम हो गई है। आगे, अगर नए शेयर को इशू किया है रिडम्पशन करने के लिए तो उसको इंक्रीज इन कैपिटल नहीं माना जाएगा। ठीक है, और जब आपने नए शेयर को इशू किया उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर को जो है वो रिडीम कर दोगे। आगे, अगर शेयर को रिडीम किया प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का पैसा कहां से लोगे? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पड़ा है तो वहां से ले लोगे, नहीं तो फ्री रिजर्व से आप चार्ज कर लोगे। आगे, जब रिडम्पशन कर दोगे तो उसके 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि हमने एग्जिस्टिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया है। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम बाय इशूइंग डिबेंचर। अब ये जो इंटेंशन है सेक्शन 55 की, ये क्या है इसको थोड़ा समझो एक बार। सेक्शन 55 ने क्या बोला? सेक्शन 55 ने ये बोला, ध्यान देना, इसने ये बोला कि जब आप रिडम्पशन करेंगे, एक बार मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, इसने क्या बोला कि जब हम रिडम्पशन करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब रिडम्पशन जो है प्रेफरेंस शेयर का वो आप कैसे कर रहे हो? 2 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, जो इशू कर दो न्यू शेयर, आप नए शेयर को इशू कर दो, यहां से आपके पास पैसा आएगा, नए शेयर को इशू करके बाय न्यू
इक्विटी शेयर को आपने क्या कर दिया, इशू किया, और नए इक्विटी शेयर को इशू करने पर आपके पास में क्या आएगा, पैसा आएगा, और इस पैसे को आप क्या करोगे, यूज करोगे क्या करने में, रिडम्पशन करने में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मान लो आपने रिडम्पशन करना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपया आपने जो है उनको क्या करना है, पे करना है। तो एक तरीका तो क्या है, फर्स्ट जो आपके पास में अल्टरनेट है वो क्या है, पहला अल्टरनेट आपके पास में जो है वो ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप इशू कर सकते हो नए शेयर। अब नए शेयर जब आप इशू करोगे तो नए शेयर इशू करने पर मान लो आपने जो है 1 लाख के नए शेयर इशू कर दिए, यहां से आपके पास पैसा आ गया 1 लाख, और उसको आपने यूज कर लिया क्या करने में, रिडीम करने में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप रिडम्पशन कर सकते हो आउट ऑफ प्रॉफिट में से, आउट ऑफ प्रॉफिट में से भी आप रिडीम कर सकते हो। अब अगर आउट ऑफ प्रॉफिट में से अगर आप रिडीम कर रहे हो तो इसका मतलब आप यहां पे क्या क्या कर रहे हो, आपके पास में कुछ रिजर्व पड़े थे, कुछ आपके पास में फ्री रिजर्व पड़े थे जिनको हम यूज कर सकते थे। ध्यान देना, आपके पास कुछ फ्री रिजर्व पड़े थे जिसको आप क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। ध्यान से सुनो, आपके पास कुछ फ्री रिजर्व पड़े थे जिसको आप क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे, क्या करने में, डिविडेंड को डिक्लेयर करने में, डिविडेंड को डिक्लेयर करने में। और हमने क्या कर लिया, ये जो पैसा था, ये जो फ्री रिजर्व हमारे पास पड़े थे, इसको हमने यूज कर लिया क्या करने में, रिडम्पशन करने में ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो पैसा हमारे पास फ्री रिजर्व के तौर पे पड़ा था जिसको मैं यूज कर सकता था डिविडेंड को डिक्लेयर करने में, अब मैं डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना, अब हम इस पैसे को जब मैंने दूसरी जगह यूज कर लिया तो इसका मतलब मैं डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं। तो इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क क्या पड़ा मैं आपको यह बताता हूं। इससे फर्क यह पड़ा, देखो पहले वाले से फर्क क्या पड़ा, जब भी आप कैपिटल को कम करते हो, जब कैपिटल क्या होती है, कम होती है, तो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो बहुत रोते हैं। उनको ये होता है कि हमारा शेयर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, मतलब हमारी सिक्योरिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर जो है मान लीजिए 1 लाख शेयर होल्डर थे। अब अगर मान लो कंपनी जो है वो क्या कर रही है, 1 लाख शेयर होल्डर को रिडीम कर दे, ठीक है, और सिर्फ अब रह जाए मान लो 500 शेयर होल्डर, तो यहां पे जो एग्जिस्टिंग जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो ये रोएंगे कि भाई पहले हम 1 लाख लोगों से पैसा ले सकते थे, पहले हम जो है वो 1 लाख लोगों से जो है वो क्या कर सकते थे, पैसा हमारा ले सकते थे, लेकिन अब वो कितने रह गए, सिर्फ 500 रह गए। तो उनकी सिक्योरिटी क्या होती है, कम होती है। तो उनके लिए यहां पे सेबी ने ये बोल दिया कि रिडम्पशन 2 तरीके से होगा, या तो नए शेयर इशू कर दो। अगर आप नए शेयर इशू करके जो पैसा लोगे, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप नए शेयर इशू करके पैसा लोगे तो यहां से क्या होगा, एक तरफ एसेट साइड पे क्या होने वाला, जल्दी बताओ सर। एक तरफ तो एसेट साइड पे कैश बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी साइड पे जो है वो क्या होगा सर, लाइबिलिटी साइड पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा होगा जी। अब यहां पे होगा क्या, इस कैश को मैं क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा। इक्विटी शेयर को जारी करके, अगर इक्विटी शेयर में जारी करता नए शेयर तो क्या होता है, लाइबिलिटी साइड पे तो शेयर कैपिटल बढ़ती और एसेट साइड पे कैश बढ़ता, ऐसा होता जी। अब मैंने क्या किया, अब जब मैंने इक्विटी शेयर को जो है वो क्या कर दिया, मान लीजिए अब मैं प्रेफरेंस शेयर को अगर मैं इशू कर रहा हूं तो अब क्या होगा, लाइबिलिटी साइड पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो क्या होगी, कम हो गई, और साथ में एसेट साइड पे कैश का बैलेंस उतना ही क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या एग्जिस्टिंग जो क्रेडिटर्स हैं क्या उनको कोई नुकसान हुआ, नहीं, क्यों, उनका शेयर अभी भी क्या है, उतना ही है, क्योंकि बैलेंस शीट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आया, बैलेंस शीट अभी भी उतने की ही है। और दूसरा केस जो हुआ आउट ऑफ प्रॉफिट में से, अब इसमें हमने क्या किया, हमने एग्जिस्टिंग रिजर्व को जो है वो क्या कर लिया, यूज कर लिया। अगर रिजर्व को आप यूज कर लोगे तो ये रिजर्व थे किसके लिए, इक्विटी शेयर को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, और हमने बोला भाई अब तुमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तुम्हारी जगह मिल जाएगा प्रेफरेंस शेयर वालों को। तो क्या अभी भी, क्योंकि ये पैसा अब हमने क्या कर लिया, सीआरआर में डाल दिया ना, और इसको यूज कर लिया हमने क्या करने में, पेमेंट करने में, तो क्या अब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, नहीं, कंपनी ने फ्री रिजर्व सिर्फ यूज करे हैं, जो अदर रिजर्व थे वो तो एज इट इज अभी भी पड़े हैं। तो सेक्शन 55 जो है उसने स्पेशल ध्यान रखा किसका, क्रेडिटर्स का। तो सेक्शन 55 जो है वो ये बोलता है कि अगर कोई कंपनी जो है वो क्या कर रही है, रिडम्पशन कर रही है एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, तो कभी भी ऐसा ना हो जिससे क्रेडिटर्स जो है हमारे ऑलरेडी डिवेंचर होल्डर या और लोग जिन्होंने कंपनी को पैसा उधार दे रखा है, उनके शेयर में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब उनकी सिक्योरिटी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, उनको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। तो अब आइए थोड़ा सा सेक्शन 55 में आपको थोड़ा पढ़ाता हूं। 55 क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। इंटेंशन क्या सेक्शन 55 का, द इंटेंशन ऑफ इंपोजिंग द लीगल रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 55 इज टू प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। सेक्शन 55 ने बोला ना कि रिडम्पशन दो तरीके से होगा, या तो रिडम्पशन करने के लिए नई इक्विटी शेयर इशू कर दो, वहां से जो पैसा आएगा उसको दे देना, और या फिर एग्जिस्टिंग जो आपके पास फ्री रिजर्व पड़े आप उनको यूज कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं, अंडर सेक्शन 55 इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी बाय कीपिंग द शेयर कैपिटल इंटैक्ट इवन आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर व्हेन द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम आउट ऑफ प्रोसीड। अब ध्यान से सुनो भाई, इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है। पहला पॉइंट क्या है, अगर प्रेफरेंस शेयर को क्या किया गया, रिडीम किया गया, कहां से, आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर को जारी करके जो पैसा आया, जो प्रोसीड आई, उसको अगर आप यूज कर रहे हो पेमेंट करने में, द सिक्योरिटी अवेलेबल टू द क्रेडिटर इन द फॉर्म ऑफ एसेट प्रायर टू रिडम्पशन रिमेन्स इंटैक्ट। तो जो सिक्योरिटी अवेलेबल थी क्रेडिटर के पास में वो अभी भी वैसी ही रही। वाई, ऐसा क्यों मैंने लिखा भी है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस को हमने यूज नहीं किया, एग्जिस्टिंग रिसोर्स को यूज नहीं किया, हमने क्या किया, उनको पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा शेयर इश्यू कर दी है। और ऑन द कॉन्ट्री, और दूसरी जगह अगर रिडम्पशन जो है आपने किया किससे, बोरोविंग से किया होता, उधार लेके अगर मान लो किया होता, तो उससे क्या होता, लायबिलिटी और बढ़ जाती, नुकसान और बढ़ जाता। ऑल्दो इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द अवेलेबल एसेट, इट आल्सो इंक्रीज इन द लायबिलिटी एंड देयरफॉर डज नॉट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर। इसीलिए कभी भी ये नहीं बोला कि आप डिबेंचर इशू करके या लोन लेके जो है प्रेफरेंस शेयर वालों को पेमेंट करो। प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करना है तो दो ही तरीके हैं, या तो जो फ्री रिजर्व पड़े उनको यूज कर लेना, और या फिर नई इक्विटी शेयर जारी करके आप प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकते हो। इन केस, अब दूसरा पॉइंट जो है वो क्या, इन केस जब हम रिडम्पशन करते हैं आउट ऑफ किस में से, डिविजिबल प्रॉफिट में से, तो सीआरआर अकाउंट जो है बनाया जाता है। ठीक है, सीआरआर अकाउंट जो है, अब प्रेफरेंस शेयर की जगह कौन ले लेगा, सीआरआर आ जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, इन केस ऑफ रिडम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट टेक प्लेस द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे ना हमारे, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, अब सीआरआर बन जाएगा। ठीक है, इन द बैलेंस शीट देयर इज नो डिप्लीशन ऑफ द कंपनी एसेट, जिसकी वजह से कंपनी के एसेट में कोई भी कमी नहीं होगी आफ्टर द रिडम्पशन, सिंस सीआरआर इज क्रिएटेड बाय रिटेनिंग द परमानेंटली। अब सीआरआर बना के आपने क्या कर लिया, जो पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे डिविडेंड के तौर पे, अब वो हम कभी भी नहीं करेंगे, हमने उसको क्या कर लिया, रिटेन कर लिया। इज क्रिएटेड बाय रिटेनिंग परमानेंटली द प्रॉफिट व्हिच में अदरवाइज बी यूटिलाइज फॉर पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर एट एनी टाइम। मतलब शेयर होल्डर को जो अमाउंट पे करना था डिविडेंड के फॉर्म में, उससे हमने क्या कर लिया, उसे यूज करेंगे। तो क्या होगा, एसेट की, कंपनी की जो एसेट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, वो उससे हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। तो जो पर्पस है डिसअलाउ करना रिडम्पशन ऑफ पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर इज आल्सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि पार्टली पेड शेयर वो थे, पार्टली पेड शेयर वो होते हैं कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो जितना पैसा भी इनसे मंगाना बाकी रह गया उतना हम बाद में मंगा सकते हैं। ठीक है, और अगर इनको रिडीम कर दिया, अगर इनको रिडीम कर दिया तो क्या वो जो पैसा जो अपना थोड़ा बहुत रह गया था, जैसे 10 रुपए का शेयर था, हमने 8 रुपए मंगा रखे, तो 2 रुपए अभी क्या थे, अनकोल्ड थे। ठीक है, और इस पैसे को हम यूज कर सकते हैं क्या करने में, वाइंड अप के टाइम पे हम इसको कोल्ड कर सकते हैं, मंगा सकते हैं ना। यस, तो अगर मान लो हमने इसको रिडीम ही कर दिया, 8 रुपए वाला शेयर रिडीम कर दिया, तो क्या कंपनी के 2 रुपए खत्म हो गया, नहीं हो गए, हो गए हैं। तो ये भी इसलिए मना किया गया कि अगर कभी भी आपको क्या करना है, रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर का, तो और वो पार्टली पेड है, तो पहले उसको क्या बनाना पड़ेगा, फुली पेड। इसीलिए यहां पे ये बता रखे क्या, द पर्पस ऑफ डिसअलाउ, हमने क्यों मना किया कि पहले पार्टली पेड को रिडीम नहीं कर सकते, पहले उसको फुली पेड बनाओ, उसके पीछे का रीजन दे रखा है। क्या बोल रहे हैं, द पर्पस ऑफ डिसअलाउइंग द रिडम्पशन ऑफ पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर इज आल्सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर, बिकॉज इन केस ऑफ वाइंड अप, जब कंपनी वाइंड अप होती है, अगर अमाउंट अदरवाइज अवेलेबल इज इनसफिशिएंट, अगर वो पैसा हमारे पास क्या होता है, इनसफिशिएंट होता है कि क्रेडिटर का पेमेंट हो पा रहा है, तो लिक्विडेटर जो है वो क्या करता है, कॉल करता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि आओ जो आपका अनकॉल्ड अमाउंट है वो क्या करो, पे करो। ठीक है, एंड ही विल यूटिलाइज दिस अमाउंट, और फिर वो उस पैसे को यूज करता है क्या करने में, क्रेडिटर्स का पेमेंट करने में। अगर रिडम्पशन कर दिया जाता पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है, तो इट वुड मीन कि रिप्लेसमेंट हो गया ऑफ ओनली द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर एंड हेंस द अनकॉल्ड अमाउंट विल नेवर बी अवेलेबल टू द क्रेडिटर। इसलिए क्या किया, क्या मना किया गया कि अगर पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर है तो पहले उनको फुली पेड बनाओ, उसके बाद ही क्या करना है, रिडम्पशन करना है। मेन बात यह है, रिडम्पशन दो तरीके हैं। पेपर में मैंने तो बहुत सारी चीजें आपको बता दिया, पूरा ही बता दिया आपको, बट पेपर में आपसे सिंपल सा ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिडम्पशन कैसे है। तो रिडम्पशन दो तरीके हैं, या तो नए इक्विटी शेयर जारी करके एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हो, या जो आपके पास में आउट ऑफ रिजर्व में से पेमेंट कर सकते हो, जो पैसा आपके पास पड़ा था एज ए डिविडेंड के तौर पे जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी रिडम्पशन की, देखो जी, रिडम्पशन दो तरीके से, या तो
नए शेयर इशू करके, और या फिर एग्जिस्टिंग जो हमारे पास में क्या पड़ा है, रिजर्व पड़ा, उसको यूज करके। अगर पहला स्टेप नंबर 1 क्या है, अगर प्रेफरेंस शेयर जो है उनको रिडीम करें आउट ऑफ प्रोसीजर न्यू इक्विटी शेयर, तो नए शेयर को क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। नए शेयर को इशू करोगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये दो एंट्री की जगह एक सिंगल एंट्री भी होती है, वो क्या है, सिंपल सा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, व्हेन प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम करते हैं आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ न्यू इशू ऑफ शेयर, एनी ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास फॉर द इशू ऑफ न्यू शेयर। तो पहली एंट्री क्या होगा, अगर शेयर को इशू किया एट पार पे, तो सिंपल सी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या इसकी एक ही एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर शेयर को इशू किया आपने किस पे, प्रीमियम पे, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरा, अगर क्या हुआ, अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है किस पे, प्रीमियम पर, अगर प्रेफरेंस शेयर को आपने रिडीम करना है किस पे, प्रीमियम पे, तो जो उनको प्रीमियम देना है उस प्रीमियम को कहां से लोगे, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा पड़े तो उसको यूज कर लो, और नहीं पड़ा तो जो फ्री रिजर्व पड़े उनको यूज कर लेना। इन केस प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम एट प्रीमियम, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन शुड बी सेट ऑफ फर्स्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड देन द बैलेंस अगर रह गया शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इधर आउट ऑफ सरप्लस ऑफ द कंपनी और एनी रिजर्व। तो इससे क्या होगा, कंपनी की जो सरप्लस है या कंपनी का जो प्रीमियम का पैसा पड़ा था कंपनी में, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रीमियम या रिजर्व इनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट खत्म होंगे तो क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो यहां हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट या सरप्लस अकाउंट या ओल्ड रिजर्व अकाउंट डेबिट। इससे क्या हो गया, रिजर्व जो है वो क्या हो गए, कम। और ये किस लिए कम हुए, क्योंकि हमने प्रीमियम पे करना है किसको, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। इसके बाद तीसरा, अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम विद द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू। मान लो आपने जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने थे वो तो करने थे 10 लाख के, और जो पैसा जो नए शेयर आपने इशू करे वो करे सिर्फ 8 लाख के, तो रिमेनिंग 2 लाख के जो शेयर आपने रिडीम करे वो कहां से करोगे, कैपिटल उससे करोगे, आउट ऑफ रिजर्व में से करोगे। तो उसके लिए रिजर्व आपको लेने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या होगा, देखो पहले पढ़ लो इसको, क्या कंपेयर द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम विद द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू शेयर। और जब भी आप इनको कंपैरिजन करोगे तो प्रीमियम को कभी भी इंक्लूड नहीं करोगे। दस द वर्ड प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इफ शेयर आर इशू एट प्रीमियम। अगर प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू इज लेस है, मतलब जो पैसा नए शेयर इशू करके जो पैसा मिला अगर वो क्या है, कम है, देन द अमाउंट ऑफ द शेयर रिडीम, तो अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस मस्ट बी ट्रांसफर टू द सीआरआर। तो जो अमाउंट जो डिफरेंस बच गया उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पे, सीआरआर में। तो अब क्या होगा, देखो मैंने यहां बताया हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने 10 लाख के और नए शेयर जो इशू करे वो कितने के, 8 लाख के, तो रिमेनिंग 2 लाख रुपए की क्या रहेगी, कमी। अब ये 2 लाख कहां से करूंगा, तो ये करेंगे रिजर्व में से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए जो फ्री रिजर्व का पैसा पड़ा था उसको डालना पड़ेगा कहां, सीआरआर में। एंट्री क्या होगा, सरप्लस अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या एनी अदर रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आप पैसा इकट्ठा हो गया, आप पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए पहले क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करोगे। एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम पे करना है तो प्रीमियम फॉर रिडम्पशन अमाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब खत्म हो रही है तो ये डेबिट हो जाएगी। फिर प्रीमियम रिडम्पशन जो है इसको भी ड्यू कर दिया, डेबिट हो गया। एंड टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और फिर इनको पेमेंट होगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर पेमेंट इज मेड। ओके, ये 5 एंट्री है जो आपको ध्यान रखनी है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी करवा देता हूं आपको। आओ, ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने रिडीम करने 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए का एक है, ठीक है, और वो रिडीम करने किस पे, पार पे। कैसे रिडीम करने हैं, पार पे। इस पर्पस के लिए कंपनी ने 80,000 इक्विटी शेयर इशू करें, कितने रुपए का, 10 रुपए का, एट 5% प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर था, 5% प्रीमियम, तो कितना हो गया, 50 पैसे, तो क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। तो 10 रुपए वाली चीज 10 रुपए 50 पैसे में कंपनी ने क्या कर दी, इशू कर दी। फॉर द बैलेंस, और बाकी जो बच गया तो उसके लिए क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे सरप्लस विच एट सफिशिएंट बैलेंस। अब एंट्री, इसकी एंट्री करनी है। देखो सबसे पहले क्या, आपने फ्रेश शेयर इशू करे तो उसकी एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिलेगा, 80,000 शेयर पे कितने, 10 रुपए 5 पैसे के हिसाब से। 10 रुपए का शेयर था ना, 10 का शेयर और 5% प्रीमियम, तो 5% प्रीमियम कितना हो गया, 0.5। तो 10 प्लस में 0.5 कितना हो गया, 10.5। ये हो गया जी। तो आपको जो पैसा मिलेगा कितना मिलेगा, 80,000 इंटू में 10.5 कितना हो गया, 8,40,000, 840। फिर इस पैसे को आप ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये कर दिया, ठीक है। अब अगली एंट्री जो है वो क्या होगी, अब ये देखो आपने पेमेंट जो है वो टोटल कितनी करनी है। सर हमने जो पेमेंट करनी है टोटल करनी है 10 लाख की,
और हमको जो पैसा भी मिला कितना, 8,40,000, 840 सर, लेकिन प्रीमियम को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। हमारे पास पैसा कितना आया है, 8 लाख। कितना आया, 8 लाख। तो कम कितने रह गए, 2 लाख। ये 2 लाख कहां से रिडीम करोगे, ये 8 लाख तो रिडीम करेंगे कहां से, बाय इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर। और ये 2 लाख कम रह गए, ये कहां से लोगे, ये हम लेंगे कहां से, रिजर्व से। इसलिए ये रिजर्व का पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे कहां, सीआरआर में। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा जो रिजर्व पड़े हैं, तो एंट्री है सरप्लस अकाउंट डेबिट, जो रिजर्व पड़े हैं, रिजर्व अकाउंट डेबिट या सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कितना, 2 लाख। सरप्लस ट्रांसफर रुपए 10 लाख लेस 8 लाख बीइंग द फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर। अब पैसा इकट्ठा हो गया, अब क्या करो, ड्यू करो और पेमेंट करो। ड्यू कैसे होगा, इक्विटी शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और फिर इनको वापस कर देंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। खत्म। अब ये देख लो, व्हेन द फ्रेश शेयर आर इशू एट प्रीमियम, अगर फ्रेश शेयर को इशू करेंगे प्रीमियम पे, तो ओनली द नॉमिनल वैल्यू जो शेयर की है ना, सिर्फ इशू इज कंसीडर्ड, उसी को कंसीडर करना है फॉर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द सीआरआर। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम को कंसीडर, ध्यान देना, सिक्योरिटी प्रीमियम को कंसीडर नहीं करना है। ओके जी सर, ये होता है जी आपका प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन। तो याद करने वाली बातें एक तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो एक तो ये है कि अपने इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो अलाउड ही नहीं है, ओनली रिडीमेबल है, और उनका मैक्सिमम पीरियड कितना है, 20 साल। और लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए जो है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए एग्जम्पशन है, वो कितना, वो मैक्सिमम 30 साल के लिए जो है इक्विटी शेयर को रिडीम इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो है वो खास बात क्या है, रिडम्पशन 2 तरीके से, या तो होगा आउट ऑफ प्रॉफिट में से, या होगा आउट ऑफ इश्यू ऑफ द न्यू शेयर। लेकिन एग्जिस्टिंग कभी भी अपनी एसेट को आप यूज नहीं कर सकते हो, या तो एग्जिस्टिंग जो आपके पास रिजर्व पड़े हैं उनको इस्तेमाल कर लोगे, और या फिर क्या, अगर रिजर्व नहीं पड़े हैं तो भैया नए शेयर इश्यू करो और उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसकी कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन देख लेना। ये कंडीशन के बाद अच्छा एक ये जरूर याद करना कि कौन से फ्री रिजर्व है, ये वो रिजर्व है जिनको आप फ्रीली यूज कर सकते हो डिविडेंड डिक्लेरेशन करने में, तो इनको यूज कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में भी। लेकिन ये वो रिजर्व है जिसको अगर मैं डिविडेंड के तौर पे यूज ही नहीं कर सकता डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मैं इसको जो है कभी भी जो है अपने रिडम्पशन के लिए भी यूज नहीं कर सकता हूं। इसके अलावा फिर ये अकाउंटिंग एंट्री क्या है, ठीक है, इंटेंशन आपको मैंने बता दिया। यहां से क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि बनेगा, क्योंकि तो बहुत डेप्थ की बात हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, कि 2 ही तरीके आपको दिए गए हैं, या तो ये बोला गया, मतलब मेन बात ये है, या तो नए शेयर इशू करो या एग्जिस्टिंग रिजर्व पड़े उसको यूज करो। कभी भी नए डिबेंचर इशू नहीं करना या बैंक से लोन नहीं लेना, उसको मतलब लोन लेकर के एग्जिस्टिंग कैपिटल को रिडीम करना, ये सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको नुकसान होगा। इसलिए इस बात पे सेबी ने क्या कर दिया, मनाही कर दिया। ठीक है, फिर एंट्री क्या होनी है, वो एंट्री आपको मैंने सारा बता दिया, एक बार देख लेना। तो ये तो हो गया आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हम आते हैं एक नया टॉपिक और है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोनस शेयर। टॉपिक का नाम जो है वो क्या है, बोनस शेयर। अब ये बोनस शेयर की क्या कहानी है, थोड़ा सा इसको समझो। देखो कई बार जो है वो क्या होता है, हर साल आपको मालूम है कंपनी जो है ईजीएम करती है, एनुअल जनरल मीटिंग करती है, और एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कंपनी जो है वो डिविडेंड को डिक्लेयर करती है कि इतना डिविडेंड हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, अब कई बार ऐसा है कि कंपनी के पास रिजर्व तो बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन ना कैश नहीं पड़ा। ऐसा हो सकता है कि आपके पास रिजर्व तो पड़ा है, लेकिन आपने जो कैश रिजर्व के तौर पे आपके पास पड़ा था पहले, उसको आपने यूज कर लिया किसी मान लो कोई आपके पास प्रोजेक्ट था उसके लिए। तो उस केस में कंपनी जो है वो क्या करती है, कंपनी ये बोलती है यार जब हमारे पास में एक्सेस के अंदर, क्योंकि देखो रिजर्व तो बहुत सारे क्रिएट हो गए बट उसके मुकाबले में हमारे पास में कैश नहीं है, तो कंपनी कैश डिविडेंड पेमेंट करने की बजाय कंपनी ये बोलती है काम करते हैं, इस पर डिविडेंड पे नहीं करते, इस पर हम बोनस शेयर दे देते हैं। तो बोनस शेयर का मतलब क्या है, बोनस शेयर का मतलब जो शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में इश्यू किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, बोनस शेयर। वो शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में इश्यू किए गए उनको बोलते हैं हम लोग क्या, बोनस शेयर। अब बोनस शेयर कैसे देंगे, 2 तरीके हैं, या तो जो एग्जिस्टिंग हमारे फुली पेड इक्विटी शेयर होल्डर हैं, 10 रुपए का शेयर था, 10 ही हमने मंगा लिए, तो उनको फ्री में दे देंगे कि भाई आपके पास अगर 10 शेयर हमारी कंपनी के तो 10 के बदले में 1 शेयर मिल जाएगा। या तो ये तरीका है, या अगर मान लो पार्टली पेड इक्विटी शेयर थे जो हमने इश्यू कर रखे हैं, हमने अभी 10 रुपए का शेयर जो इश्यू किया था उससे सिर्फ 6 रुपए कोल्ड अप करके थे, तो हम ये बोलेंगे 4 रुपए जो आपकी लाइबिलिटी थी शेयर होल्डर की उसको पे करना था, हम बोलेंगे ये बोनस शेयर आपको मिल गया, अब आपको वो 4 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। तो बोनस शेयर है क्या, बेसिकली अगर आप इसके नाम पे जाओ, नाम क्या, बोनस के तौर पे क्या दे दिए, शेयर दे दिए। तो बोनस अगर मिलता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पारिश्रमिक के बदले मिलता है, यस। तो उसी तरीके से कंपनी जब कभी भी बोनस शेयर जारी करेगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक होता है राइट शेयर,
वो पैसे में होता है। राइट शेयर का मतलब जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम राइट देते हैं कि आप नए शेयर परचेज कर लो, तो वो है राइट शेयर। और बोनस शेयर जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम उन्होंने जितने शेयर ले रखे हैं उनके एक प्रोपोर्शन के अंदर फ्री में कुछ शेयर जारी कर दें, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोनस शेयर। चलो थोड़ा समझो एक बार, बोनस शेयर क्या है। बोनस शेयर जो है वो इशू किए जाते हैं किसको सर, बोनस शेयर जो है, जो हमारे बोनस शेयर होते हैं ये हम इशू करते हैं किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको हम इशू करते हैं। कैसे करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। फ्री में करते हैं किसमें से, फ्रॉम फ्री रिजर्व, जो रिजर्व हमारे पास पड़े हैं उनमें से करते हैं। इधर अब तरीके कितने हैं, दो। इधर या तो हम करेंगे बाय इश्यू ऑफ फुली पेड न्यू शेयर, या तो उनको नए शेयर इशू कर देंगे। जैसे जिसके पास 10 शेयर थे उसको हम बोल देंगे एक आपको क्या मिल जाएगा, बोनस शेयर मिल जाएगा। जैसे अगर मेरे पास में किसी कंपनी के 1000 शेयर थे तो मुझे जो है वो कितने मिल जाएंगे, मुझे 100 शेयर मिल, 10 के बदले में एक शेयर मिला 10 के बदले में, ठीक है। तो 1000 के बदले कितना मिलेगा, 1000 के बदले 100 शेयर, ये मुझे क्या मिल गया, बोनस मिल गया। क्या मिल गया, बोनस मिल गया। और दूसरा एक और तरीका होता है बोनस शेयर इशू करने का, वो क्या होता है, कोई कंपनी थी उसने ना 10,000 या 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हुए थे। ध्यान से सुनना, एक कंपनी उसने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए थे, 10 रुपए ईच, और अभी 6 रुपए कोल्ड अप थे। तो क्या अभी जो ध्यान से, क्या अभी जो 4 रुपए है क्या ये अनकोल्ड है, यस और नो, यस। और क्या ये 4 रुपए एक तरह से शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है या नहीं है, यस सर। ये 4 रुपए तो शेयर होल्डर का क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि जब कभी भी क्या करेगी, इसको कोल्ड करेगी कंपनी, अगर मान लो डिमांड करेगी तो शेयर होल्डर को पे करना है। तो कंपनी एक दूसरा तरीका और अपनाती है बोनस शेयर देने का। कंपनी ये बोलती है ये जो 10 रुपए का शेयर था जिसपे 6 रुपए कोल्ड अप थे, 4 रुपए अभी अनकोल्ड थे, हम आपको बोनस दे रहे हैं कि अब आपको ये 4 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। तो बोनस शेयर पे करने के 2 तरीके, या तो नए फुली पेड शेयर जो है वो क्या कर दो, इशू कर दो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, या फिर जो पार्टली पेड एग्जिस्टिंग शेयर हैं उनको आप क्या कर दो, बोलो, जो पार्टली पेड एग्जिस्टिंग शेयर है उनको फुली पेड बना दो। तो दूसरा तरीका क्या, बाय मेकिंग एग्जिस्टिंग जो पार्टली पेड शेयर है एज, उसको क्या बना देंगे, फुली पेड बना देंगे, विदाउट गेटिंग कैश फ्रॉम द शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर से कैश लिए बिना आप जो है एग्जिस्टिंग जो पार्टली पेड शेयर थे उनको क्या बना दोगे, फुली पेड बना दोगे। तो ये दो तरीके से हम लोग जो है वो बोनस शेयर क्या करते हैं, इशू करते हैं। चलो पढ़ते हैं थोड़ा बोनस शेयर के बारे में। सम टाइम ए कंपनी में हैव एक्यूमुलेटेड लार्ज रिजर्व, कई बार कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व जो है वो क्रिएट होते हैं, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो चाहे वो रेवेन्यू रिजर्व हो, बट इट में नॉट बी इन ए पोजीशन टू पे कैश डिविडेंड। लेकिन कंपनी जो है वो कैश डिविडेंड पे करने की पोजीशन में नहीं होती। क्यों, बिकॉज ईदर इट डज नॉट पोजेस एडिक्वेट कैश, क्योंकि या तो उसके पास में कैश नहीं पड़ा होता है, और डज नॉट वांट टू पार्ट विद इट बिकॉज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और कई बार ऐसा है कि कैश तो पड़ा है लेकिन हम पे नहीं करना चाहते क्योंकि उसका हमारे वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या पड़ेगा, बैड इंपैक्ट। क्योंकि देखो कैश क्या करंट एसेट है, और अगर करंट एसेट कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमको लगता है कि यार क्यों कैश पे करना, छोड़ो। सच ए कंपनी, तो इस केस में कंपनी जो है वो क्या करती है, इशू कर सकती है एडिशनल इक्विटी शेयर, किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, इन प्रोपोर्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग इन द कंपनी विदाउट चार्जिंग एनी फर्दर पेमेंट। तो बिना पैसे लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर हम क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। ये जो फ्री शेयर होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग क्या, बोनस शेयर। अब 2 तरीके हैं बोनस शेयर इशू करने के। पहला, बाय वे ऑफ मेकिंग एग्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर एज फुली पेड, या तो जो पार्टली एग्जिस्टिंग जो शेयर हैं वो पार्टली पेड थे उनको क्या बना देंगे, फुली पेड बना देंगे, उनसे पैसा लिए बिना, विदाउट गेटिंग कैश फ्रॉम द शेयर होल्डर। और दूसरा तरीका क्या है, अगर वो फुली पेड शेयर थे तो हम क्या करेंगे, हम उनको जो है वो क्या कर देंगे, नए शेयर क्या कर देंगे, इशू कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बाय इशूइंग by issue of free fully paid new share because of the bonus issue की वजह से profit become part of the share capital। अब प्रॉफिट जो है, अब कंपनी जब पैसा ले नहीं रही है तो कंपनी क्या करेगी, जो एग्जिस्टिंग रिजर्व पड़े हैं अब वो रिजर्व को यूज कर लेगी पेमेंट करने, मतलब उसके लिए कैपिटल के तौर पे। तो अब रिजर्व कम हो जाएंगे और कैपिटल बढ़ जाएगी। अब देखो जो बैलेंस शीट है आपकी, इस बैलेंस शीट के अंदर यहां पे सारी क्या थी, एसेट्स थी, और यहां पे आपकी कैपिटल थी, और यहां पे आपके रिजर्व थे, और कुछ लाइबिलिटी थी, करंट लाइबिलिटी मान लो एज एग्जांपल। तो अगर कंपनी पैसा नहीं ले रही, अगर पैसा शेयर इशू करके पैसा आता तो लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल बढ़ती, एसेट साइड पे कैश बढ़ता। लेकिन हमने जो है वो क्या किया, फ्री में इशू कर दिया, तो उस केस में एसेट साइड पे तो कोई इंपैक्ट आया नहीं, तो लाइबिलिटी साइड पे हम क्या करेंगे, हम रिजर्व को तो कर देंगे क्या, कम। ध्यान से सुनना, रिजर्व तो हो जाएंगे कम और कैपिटल बढ़ जाएगी। रिजर्व क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और कैपिटल बढ़ जाएगी। तो क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ, ध्यान से सुनना, बिकॉज ऑफ इशू ऑफ द बोनस शेयर, जब हम बोनस शेयर इशू करेंगे तो प्रॉफिट जो है, अब ये जो रिजर्व है इनमें प्रॉफिट था,
यस, तो प्रॉफिट जो है वो पार्ट हो जाएगा किसका, शेयर कैपिटल का, ठीक है, एंड हेंस इट इज नोन एज द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है जी। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन बोलते हैं कि हमने प्रॉफिट को क्या कर लिया, कैपिटलाइज कर लिया, क्या कर लिया, कैपिटलाइज कर लिया। अब बोनस शेयर के लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू किया था जो अपने को पढ़ के जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कीपिंग विद द पेस ऑफ लिबरलाइजेशन, सेबी ने जो है वो मॉडिफाई किया कुछ प्रीवियस गाइडलाइंस ऑफ बोनस शेयर। तो मॉडिफाइड गाइडलाइंस क्या है, सबसे पहला, नो बोनस शेयर शैल बी मेड विच विल डाइल्यूट द वैल्यू ऑफ द राइट ऑफ द होल्डर ऑफ द डिबेंचर, फुली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल। देखो कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जो कन्वर्टेबल इन नेचर होते हैं। कन्वर्टेबल इन नेचर का मतलब जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ समय के बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वो दो तरह के, एक है फुली कन्वर्टेबल जो पूरी तरह से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक है पार्टली कन्वर्टेबल जिनका कुछ पोर्शन इक्विटी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो अगर मान लो आप बोनस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर देने की सोच रहे हो और अगर कोई ऐसे डिबेंचर अभी पड़े हैं जो कन्वर्टेबल इन नेचर लेकिन अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए, तो जब तक इन डिबेंचर होल्डर के लिए आप कुछ पैसा अलग से नहीं रख देते तब तक आप बोनस शेयर जो है वो इशू नहीं कर सकते हो। तो पहली कंडीशन जो है वो क्या है, नो बोनस शेयर शैल बी मेड, कोई भी बोनस शेयर आप जो है इशू नहीं कर सकते जो डाइल्यूट कर दे वैल्यू और राइट ऑफ द होल्डर ऑफ द डिबेंचर ऑफ फुली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल। इन अदर वर्ड्स, नो कंपनी शेल पेंडिंग कन्वर्जन, जब तक कन्वर्जन पेंडिंग पड़ा है, जब तक जो आपके पास फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर या पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए, जिनका अभी कन्वर्जन जो है वो क्या पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, तो इशू तो आप तब तक इशू नहीं कर सकते एनी शेयर बाय वे ऑफ बोनस शेयर जब तक सिमिलर बेनिफिट इज एक्सटेंडेड टू होल्डर ऑफ द एफसीडी और पीसीडी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो डिबेंचर है आज तो आप इनको डिबेंचर बोल, लेकिन कल को ये भी क्या बनेंगे, इक्विटी तो बनेंगे, यस, और अगर कल को ये इक्विटी बनेंगे तो क्या इनका भी बोनस शेयर लेने का राइट है या नहीं है, है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर जारी कर रहे हो तो पहले यह चेक करो कि क्या हमारे कोई पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर या फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर पड़े हैं जो अभी कन्वर्ट होने, अगर पड़े हैं तो आपको कुछ अमाउंट उनके लिए जो है वो अलग से करना पड़ेगा, अगर नहीं करा तब तक आप नए जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको बोनस शेयर जारी नहीं कर सकते हो, ठीक है। द शेयर सो रिजर्व, और अब आपने अगर उनको रिजर्व कर दिया तो द शेयर सो रिजर्व मे बी इशू एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच डिबेंचर ऑन द सेम टर्म ऑन विच द बोनस शेयर वर मेड। तो आप जो है वो क्या करोगे, जैसे अगर मान लो कंपनी जो है वो 1 लाख बोनस शेयर इशू करने की सोच रही है, जो रिजर्व पड़ा था उसको शेयर में कैपिटल में कन्वर्ट किया और हम 1 लाख शेयर जो है वो बोनस के तौर पे देने की सोच रहे हैं, तो पहले आपको इनके लिए जो है प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो इनके लिए मान लो मैंने कर लिया अलग से 20,000, तो अब मैं इनके लिए प्रोविजन बना के सिर्फ 80,000 शेयर ही जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मैं एज ए बोनस के तौर पर इशू कर सकता हूं। तो पहली कंडीशन जो वो क्या बोलती है कि अगर मान लो कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू करने की सोच रही है तो पहले आप चेक करो अपनी बैलेंस शीट में कि क्या कोई फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर या पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर ऐसे पड़े हैं, अगर पड़े हैं तो उनके लिए कुछ अमाउंट पहले अलग से रख देना, बाकी अमाउंट आप जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस के तौर पर इशू कर सकते हो। दूसरा, जब भी बोनस शेयर आप इशू करोगे तो उसमें करते क्या हो, रिजर्व तो आपके कम हो जाएंगे और कैपिटल बढ़ जाएगा। तो उस केस में सिर्फ कौन से रिजर्व को यूज करना है, जो फ्री रिजर्व है उन्हीं को आप इस्तेमाल कर सकते हो बोनस को इशू करना, बोनस शेयर इशू करने में। एज पर सेक्शन 63 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, एक कंपनी में इशू फुली पेड बोनस शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व, जो फ्री रिजर्व है उनको ही बस आप यूज कर सकते हो, बिल्ट आउट ऑफ द जेन्युइन प्रॉफिट और सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ओनली और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो जो फ्री रिजर्व है आप उन्हीं को जो है वो क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो बोनस शेयर को पे करने के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए। आगे, नो इश्यू बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। एसेट्स को रीवैल्यू करके अगर कोई रिजर्व आपके पास क्रिएट है तो उस रिजर्व को आप कभी भी जो है बोनस के तौर पे यूज नहीं कर सकते। आगे, द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इशू इन ल्यू ऑफ डिविडेंड इज नॉट मेड। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि डिविडेंड जो है हम डिविडेंड के बदले में बोनस दे रहे हैं, आप ये बोलोगे भाई डिविडेंड इस तरह डिक्लेयर नहीं करे, हम बोनस इशू कर रहे हैं, ठीक है। आगे, द बोनस इशू इज नॉट मेड अनलेस पार्टली पेड शेयर इफ एनी एग्जिस्टिंग आर मेड फुली पेड। अगर मान लो जो एग्जिस्टिंग शेयर है, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो शेयर है वो अगर मान लो पार्टली पेड है तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा, फुली पेड बनाना पड़ेगा, फिर उनके बदले में आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। तो जो पार्टली पेड शेयर होते हैं उनको कभी भी बोनस नहीं मिलेगा। आगे, द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, अब फिर कंपनी जो है वही कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है अगर उसने जो है इंटरेस्ट का पेमेंट करने में या प्रिंसिपल का पेमेंट करने में, किस पे, फिक्स डिपॉजिट पे या डिबेंचर पे, कोई भी उसने जो है वो पंगा ना किया तो आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसने एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया हुआ है तो वो कंपनी कभी भी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। एंड हैज सफिशिएंट रीजन, और कंपनी के पास रीजन पड़े हो कि उसने जो है
कि कंपनी टाइम पर अपने एम्प्लॉइज के जो भी लीगल ड्यूज है वो टाइम पे पेमेंट कर रही है। अगर कोई कंपनी इनमें क्या कर रही है, डिफॉल्ट कर रही है, अगर कोई कंपनी ऐसे जो इनमें डिफॉल्ट कर रही है तो वो कंपनी कभी भी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है। आगे, एक कंपनी जो अनाउंस करती है इट्स बोनस शेयर आफ्टर द अप्रूवल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट इंप्लीमेंट द प्रपोजल। तो आपको अगर आपने बोर्ड से अप्रूवल ले लिया, बोर्ड ने अप्रूव करते कि हाँ बोनस शेयर इशू करेंगे, तो जिस दिन बोर्ड का अप्रूवल आया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको बोनस शेयर जारी करने पड़ेंगे। तो मस्ट इंप्लीमेंट द प्रपोजल विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच अप्रूवल एंड शैल नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग द डिसीजन। आगे फिर उसके बाद में बोल रहे हैं देयर शुड बी प्रोविजन आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर भी प्रोविजन होना चाहिए, जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए कि कंपनी जो है अपने रिजर्व को कैपिटलाइज कर सके। अगर ऐसा प्रोविजन नहीं बना रखा आपने तो पहले आपको आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा, उसमें प्रोविजन डालना पड़ेगा, देन आप जो है अपने रिजर्व को यूज कर सकते हो बोनस शेयर को, बोनस शेयर इशू करने में। तो बोलते हैं देयर शुड बी प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है द कंपनी शैल पास द रिजोल्यूशन एट द जनरल बोर्ड मीटिंग मेकिंग प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर कैपिटलाइजेशन। एंड लास्ट उसके बाद में आखिरी जो है वो क्या, कॉन्सिक्वेंट टू द इशू बोनस शेयर, जब आपने बोनस शेयर इशू कर दिया, इफ द सब्सक्राइबेंट पेड कैपिटल एक्सीड हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल से, तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो आपने बोनस शेयर इशू कर दिए और अगर आपकी शेयर कैपिटल जो है वो ऑथराइज से बढ़ गई, तो पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल को आपको मेमोरेंडम के अंदर चेंज करवाना पड़ेगा। खत्म। अब सोर्सेस क्या है बोनस शेयर इशू करने के, तो आपको मैंने बताया जो फ्री रिजर्व है उनको यूज कर सकते हो। फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा, पहला कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो जब अपने रिडीमर प्रेफरेंस शेयर जब हमने रिडीमर नेचर के प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया था उस टाइम पे जो हमने सीआरआर बनाया था उस पैसे को आप यूज कर सकते हो। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप यूज कर सकते हो। तीसरा जो सरप्लस अकाउंट है इसको आप यूज कर सकते हो। चौथा एनी अदर फ्री रिजर्व उसको यूज कर सकते हो, लाइक जनरल रिजर्व एक्सेट्रा। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को यूज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को यूज कर सकते हो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को यूज कर सकते हो। लेकिन कैपिटल रिजर्व जो होते हैं उसको आप कभी भी बोनस शेयर जारी करने में यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। अब लास्ट जनरल एंट्री क्या क्या होगी जब आप इशू करोगे बोनस शेयर को, तो सबसे पहले जब बोनस शेयर इशू करेंगे तो हम क्या कैसे करते हैं, जो एग्जिस्टिंग रिजर्व पड़े हैं वो उनको हम यूज करते हैं बोनस शेयर इशू करने में। तो अब क्या होगा, जब कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी तो एग्जिस्टिंग रिजर्व जिनका बैलेंस क्या था, रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, वो क्या हो जाएंगे, खत्म होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, तो क्या एंट्री होगा, सबसे पहले रिजर्व एंड द प्रॉफिट विच आर यूज टू डिक्लेयर द बोनस शेयर आर डेबिटेड एंड बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट इज क्रेडिट। एंट्री क्या होगा, सरप्लस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये हमने क्या किया, ये सब हमने रिजर्व को यूज कर लिया। तो अब जो है इसकी वजह से जो है वो रिजर्व का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। एंट्री टू ड्यू कर दिया बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है जी, मतलब अब हमने यहां पे क्या कर लिया, जो रिजर्व है उनको बोनस बना दिया। अब अगर बोनस जो है इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फुली पेड शेयर, तो एंट्री क्या हुआ, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल सी एंट्री। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल बढ़ जाएगा और जो अमाउंट वो कम हो जाएगा। और अगर आप बोनस को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो क्या करने में, एग्जिस्टिंग जो पार्टली पेड अप शेयर है उनको फुली पेड बनाने में, तो पहले जो आपकी अनकॉल्ड अमाउंट है उसको पहले ड्यू करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए मंगा तो 4 रुपए अपने पेंडिंग थे, तो आप पहले क्या करोगे, ये 4 रुपए मंगा इसको ड्यू करोगे। तो एंट्री क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 टू शेयर कैपिटल 4। और फिर एंट्री होना क्या चाहिए था, वैसे ड्यू करने के बाद पेमेंट जब होती है तो एंट्री क्या होती है, कंपनी के पास पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। एंट्री ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। लेकिन अब क्या होगा, बैंक की जगह हमने क्या दे रहे हैं उनको, बोनस, क्योंकि फ्री में दे रहे हैं तो पैसा नहीं लेंगे, उनकी जगह पे क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा। एंट्री क्या होगा, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से आप बोनस शेयर जो है वो क्या कर दोगे, इशू कर दोगे। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया अपना टॉपिक बोनस शेयर का और रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का, दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए। इसको आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसका पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा। ठीक है, तो एचपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है ये, और साथ में अपने नेट के अंदर तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो दोनों जगह पे मैं डाल दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग जून 2023 या दिसंबर 2023 के लिए, तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है। आप अगर चाहें तो हमारा ऑनलाइन बैच परचेज कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट। ठीक है, उनके वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, प्लस में आपको सारा स्टडी मेट मिलेगा हार्ड कॉपी में। लाइक अभी हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ये अकाउंट्स का बुक है, आईबी पढ़ेंगे तो आईबी का सेपरेट बुक है। इस तरीके से 10 सब्जेक्ट है पेपर 2 में, 10 किताबें मिलेंगी, 10 सब्जेक्ट पेपर 1 में 10 किताबें मिलेंगी। तो ये सब आपको मिलेगा, प्लस हर यूनिट के आपको जो है चैप्टर वाइज जो है वो लेक्चर्स मिलेंगे।
सब कुछ अरेंज मैनर के अंदर आपको मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार के लिए ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।